दोस्तों, क्या शेख हसीना को भारत में शरण देना ठीक है? आखिर क्या कारण है कि बांग्लादेश के इतने भारी दबाव के बाद भी भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंप रहा है? आखिर क्यों मोदी जी खुलकर शेख हसीना की तरफदारी कर रहे हैं और किसी भी अन्य देश की परवाह ना करते हुए शेख हसीना को भारत इतनी प्राथमिकता दे रहा है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब के लिए हमें इतिहास के पन्नों को खंगालना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय देश का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने भारत के दो छोरों पर अपना हिस्सा मांगा, आधा पूर्वी भारत में और आधा पश्चिमी भारत में। पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा था भारत के जम्मू कश्मीर और पंजाब के कुछ एरिए और पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था पश्चिम बंगाल के आगे के कुछ एरिए। दोस्तों, बंटवारा यानी कि पार्टीशन हमेशा एक तरफ से होता है, न कि दो तरफ से। लेकिन पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव रखा कि उसे भारत से पाकिस्तान के दो हिस्से चाहिए, आधा एक तरफ और दूसरा पाकिस्तान दूसरी तरफ। यानी कि पूर्वी भारत से भी उसे पाकिस्तान का हिस्सा चाहिए था और पश्चिमी भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को उसके देश के लिए एक और छोटा टुकड़ा चाहिए था। पाकिस्तान की इस ख्वाहिश के हिसाब से पाकिस्तान को ये दोनों हिस्से दे दिए गए और पाकिस्तान का जन्म हुआ। बंटवारे के बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 300 सीटें थी जिन पर चुनाव हुआ। सरकार बनाने के लिए यानी बहुमत के लिए 151 सीटों की जरूरत थी। उस समय पाकिस्तान में दो प्रमुख पार्टियां थीं जो चुनाव लड़ रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी लीग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अवामी लीग की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे जो आज का बांग्लादेश है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो चुनाव लड़ रहे थे पश्चिमी पाकिस्तान से जो आज का पाकिस्तान है। दोस्तों, जब आम चुनाव के रिजल्ट आए तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बुरी तरह से चुनाव हार जाते हैं और उनकी पार्टी को सिर्फ 86 सीटें मिलती हैं, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को 167 यानी कि 167 सीटें मिलती हैं। इसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के लोगों में काफ़ी खुशी हुई कि उनके हिस्से के नेता शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे। ये ऐसे ही है जैसे भारत में अगर कोई साउथ इंडिया से प्रधानमंत्री बनता है तो साउथ के लोगों को खुशी होती है, और नॉर्थ इंडिया से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो नॉर्थ इंडिया के लोगों को खुशी मिलती है। शेख मुजीबुर रहमान जब शपथ लेने इस्लामाबाद गए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस समय के सेना प्रमुख दाहिया खान के साथ मिलकर उन्हें जेल में डलवा दिया और यह आरोप लगाया कि कोई बंगाली पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। दोस्तों, शुरुआत में पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यानी कि जो आज का बांग्लादेश है, इन लोगों को वो बंगाली और काले लोगों जैसे शब्द का उपयोग करके चिढ़ाते थे। जब शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया तो बांग्लादेश यानी कि तब के पूर्वी पाकिस्तान में बगावत शुरू हो गई और जगह जगह पर आंदोलन होने लगे। भारी दबाव के बाद शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ना पड़ा। जब यह लौट कर बांग्लादेश आए तो इन्होंने कहा कि अब बांग्लादेश यानी कि तब का पूर्वी पाकिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा और हमें अपना अलग देश बनाना होगा। और फिर शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्र देश के लिए एक लंबा आंदोलन शुरू कर दिया। यह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने जनरल टिक्का खान को बांग्लादेश यानी कि तब के पूर्वी पाकिस्तान में भेजा ताकि आंदोलन को कुचला जा सके। दोस्तों, जब जनरल टिक्का खान बांग्लादेश पहुंचा तो उसने आंदोलनकारियों के ऊपर अत्यधिक अत्याचार किया। बांग्लादेश यानी कि तब के पूर्वी पाकिस्तान में पहुंचकर इसने ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत की, जिसमें 30 लाख बांग्लादेशियों को गोली मार दी गई और करीब 4 लाख महिलाओं के साथ रेप किया गया। जनरल टिक्का खान इतना सनकी था कि इसका कहना था कि रेप के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनका डीएनए पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के डीएनए से मैच करेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां अलग बांग्लादेश की मांग नहीं करेंगी। टिक्का खान की इतनी भयानक सोच की वजह से उसे आज भी बूचर ऑफ बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश का कसाई कहा जाता है। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे और भारत में रिफ्यूजी की तरह शरण लेने लगे। उस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी और मानेसाव इंडियन आर्मी के जनरल थे। इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि बांग्लादेश को किसी भी कीमत पर आज़ाद कराया जाए और भारत ने बांग्लादेश यानी कि तब के पूर्वी पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया। और इसके बाद बांग्लादेश के लोगों ने अलग संगठन बनाया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी, जिसे भारत का खुला समर्थन था और इसे भारतीय फौज सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से मुक्ति वाहिनी की जीत हुई और पाकिस्तान ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया।
और अपने हथियार डाले। दोस्तों, पाकिस्तान का यह सरेंडर, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और सरेंडर किया, इसे इतिहास में किसी भी देश के द्वारा सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। दोस्तों, जो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बहुत ही आइकॉनिक तस्वीर है, जिसमें आप पाकिस्तान को सरेंडर करते हुए देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल मियासी आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर साइन कर रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और बांग्लादेश का निर्माण होता है, और इसके बाद इस देश के निर्माण के साथ ही एक नए विवाद की भी शुरुआत हो जाती है। पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान को देखना नहीं चाहता है। शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिए थे उस समय के जनरल जिया उर रहमान। इसका मतलब था कि शेख मुजीबुर रहमान और जनरल जिया उर रहमान दोनों मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता में योगदान दिए थे। कुछ समय के बाद जनरल जिया उर रहमान को यह लगने लगा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में उसका नाम नहीं हुआ और उसे उस तरह का क्रेडिट नहीं मिला जिसका वह हकदार था। शेख मुजीबुर रहमान एक अच्छे इंसान थे। भारत से उन्हें अत्यधिक लगाव था। उन्हें बांग्लादेश में फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी को भारत में यह उपाधि दी गई है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हार की वजह से पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहा था और शेख मुजीबुर रहमान के पीछे पड़ा था और इनकी हत्या करवाना चाहता था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से 1972 में आज़ादी मिली। इसके महज 3 साल बाद ही, यानी 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान अपने घर में थे और अचानक आर्मी के जवान उनके घर में घुसते हैं और उस समय घर में मौजूद परिवार के सभी 17 सदस्यों को गोलियों से भून देते हैं। हद तो तब हो गई जब उनके 10 साल के बेटे को भी गोलियों से भून दिया जाता है। इस भीषण नरसंहार में शेख मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार खत्म हो गया और उनके परिवार में केवल उनकी 2 बेटियां ही बच पाईं, शेख रेहाना और शेख हसीना। क्योंकि इनके हस्बैंड जर्मनी में थे, इसलिए ये दोनों जर्मनी में थे। लेकिन पाकिस्तान इन दोनों की भी हत्या करवाना चाहता था ताकि शेख मुजीबुर रहमान के घर में कोई भी ना बचे। पाकिस्तान का ISI लगातार इन दोनों को ट्रैक करने लगा। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। जब उन्हें इस बात की भनक लगी तो उन्होंने इन दोनों बहनों को भारत बुला लिया और भारत में शरण दी और शेख हसीना से कहा कि जब तक बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं हो जाते, आप दोनों भारत में रहें। सही समय आने पर आप दोनों को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा और फिर बाद में आप चुनाव लड़िएगा और वहाँ की सत्ता को संभालिएगा। दोस्तों, यही कारण है कि शेख हसीना भारत का बहुत सम्मान करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आज जिंदा है तो इसकी कहीं न कहीं वजह भारत है। दोस्तों, समय बीतता गया और कहते हैं कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा भी। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश की सत्ता जनरल जिया उर रहमान के हाथों में आ जाती है, जो बिल्कुल पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करता है, जिससे बांग्लादेश की आवाम पूरी तरह त्रस्त है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की सेना भी इससे दुखी रहती है। 30 मई 1981 को सेना ने इसके घर में घुसकर ऐसे ही इसकी हत्या कर दी जैसे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। जनरल जिया उर रहमान की हत्या के बाद इंदिरा गांधी को लगता है कि यही समय है जब शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाए और 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश वापस चली जाती है और अपने पिता की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के प्रेसिडेंट का पद संभालती हैं। दूसरी तरफ जनरल जिया उर रहमान की हत्या के बाद उसकी पत्नी, जिसका नाम खालिदा जिया है, वो भी बांग्लादेश की राजनीति में आ जाती है और आज भी बांग्लादेश में इन दोनों महिलाओं की ही दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं। शेख हसीना की पार्टी का नाम बांग्लादेश अवामी लीग है और खालिदा जिया की पार्टी का नाम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। 1996 में शेख हसीना पहली बार चुनाव जीतती हैं और प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान समर्थित संस्थाओं पर बैन लगा देती हैं। इसके बाद शेख हसीना 2008 में चुनाव जीती। फिर सभी आम चुनावों में वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनती रहीं। मतलब 2008 से 2013 तक, 2013 से 2018 तक, 2018 से 2024 तक। इसके बाद 2024 में जो आम चुनाव हुए, शेख हसीना उसमें भी चुनाव भारी अंतर से जीत गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान को यह बात पच नहीं रही थी कि शेख हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री बन गई और पाकिस्तान खालिदा जिया की लगातार हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खालिदा जिया बांग्लादेश में पाकिस्तान की पूरी तरह समर्थक रही है। 2018 में इसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा और यह जेल चली गई। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस को एक अर्थशास्त्री के रूप में बांग्लादेश में जाना जाता है। 2007 के चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नागरिक शक्ति पार्टी, और 2008 के चुनाव में वो आम चुनाव में अपनी पार्टी के साथ उतर गए, लेकिन उनकी बहुत बुरी हार हुई और शेख हसीना की पार्टी को 300 में से 222 सीटें मिली। कुछ अराजक तत्वों की वजह से बांग्लादेश में आरक्षण की आग लगाई गई। बांग्लादेश में आरक्षण जाति और धर्म के नाम पर नहीं है, बल्कि
1972 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद यह डिसाइड किया गया कि बांग्लादेश की आज़ादी में शामिल फ्रीडम फाइटर्स को 30% यानी कि 30% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन 1997 में यही 30% आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी दे दिया गया। शेख हसीना फ्रीडम फाइटर्स को ज़्यादा महत्व देती थी। इसका एक कारण यह भी था कि उनके पिता बांग्लादेश के सर्वोच्च फ्रीडम फाइटर थे। 2010 में बांग्लादेश में यही 30% आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स की तीसरी पीढ़ी को लागू किया गया, जिसका फायदा कुछ अराजक तत्वों ने उठा लिया और इस आरक्षण की वजह से पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध को देखते हुए 2018 में शेख हसीना ने आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया और आंदोलन समाप्त हो गए। लेकिन इसी बीच एक फ्रीडम फाइटर हाई कोर्ट पहुंच गया और उसने अपना पक्ष रखा कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की वजह से उसे आरक्षण मिलना चाहिए। 2024 में हाई कोर्ट ने कहा कि वापस 30% आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स को मिलना चाहिए और आरक्षण फिर से लागू हो गया। बांग्लादेश में फिर से आंदोलन शुरू हो गए। पाकिस्तान समर्थित लोग आरक्षण के नाम पर उपद्रव करने लगे। जबकि 6 साल बाद आरक्षण हाईकोर्ट की तरफ से फिर से लागू किया गया था, लेकिन लोगों को भड़काया गया कि आरक्षण शेख हसीना ने फिर से शुरू किया है। कुछ अराजक तत्वों की वजह से मोहम्मद यूनुस को टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और आंदोलन में शामिल छात्रों को यूनुस सरकार में मंत्री बनाया गया है। इंदिरा गांधी के समय से चले आ रहे भावों और स्थितियों को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है और शेख हसीना को भारत में शरण दी है। भारत सरकार का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कदम अत्यंत सराहनीय है। लाख अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद भारत अपनी जगह पर खड़ा है और बांग्लादेश की स्थिति को देख और समझ रहा है। दोस्तों, शेख हसीना के ऊपर भारत के स्टैंड पर बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स यानी पाकिस्तानी भाई जो मेरा चैनल देखते हैं, उनका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि वो कितने % ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से मेरा चैनल देखते हैं और मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा कर्तव्य है जो घटनाएं इतिहास में घटी हैं उनको सही सही दिखाना। इसके साथ ही साथ दुनिया की अन्य कंट्रीज़ में जहाँ पे मेरी वीडियो देखी जा रही हैं, उन सभी लोगों का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और उनके सपोर्ट का दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरे चैनल से सब्सक्राइबर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और मैं 2K क्रॉस करने की स्थिति में हूँ। आप सभी को ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।